बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं वुज़ू करके नमाज पढ़ के कुरान पाक लेकर अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। अब ये मेरा रोज़ का मामूल बन चुका था कि मैं रोज़ रात को इशा के बाद काफ़ी देर तक कुरान पाक पढ़ती रहती। इसके साथ मुझे बहुत सुकून मिलता और ऐसे लगता जैसे मेरी ज़िंदगी में जितनी परेशानी थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मुझ पर नींद का गलबा तारी होने लगता और फिर मैं कुछ देर के बाद सो जाती। मेरा ये मामूल अब रोज़ का बन चुका था। अम्मा मेरे इस मामूल से बहुत खुश थी और वो मुझे कहती थी, शहरबानो बेटा, तू बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह तुझे कुरान पढ़ने की तौफीक देता है और तू रात को सोने से पहले कुरान को खोलकर सोती है। अम्मा की बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा देती। अम्मा से मैं क्या कहती, मेरा ये मामूल कैसे बना है, मैं किस तरह कुरान की तरफ राग़िब हुई, किस तरह कुरान ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। मैं अम्मा को ये बात नहीं बता सकती थी, लेकिन मैं तो अच्छे से जानती थी कि किन हालात की वजह से मैं कुरान की तरफ राग़िब हुई। अभी मैंने कुरान पाक की तिलावत करते हुए कुछ वक्त ही गुजारा था कि एकदम अचानक मेरे हाथ की पुश्त पर कुछ आकर गिरा। मैं चौंक गई और अपने हाथ की पुश्त पर देखा तो ये देखकर मैं लरस कर रह गई कि वहाँ पर खून के चंद कतरे थे। लाल रंग के उन कतरों को देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैंने फौरन अपने माथे के ऊपर हाथ लगाकर देखा, लेकिन वहाँ तो खून नहीं रिस रहा था। बेसाख्ता निगाहें छत की तरफ चली गईं। वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं था जिससे खून रिसता। अब की बार मैं बहुत घबरा गई और घबराहट के आलम में फौरन कुरान पाक बंद करके अपने हाथ धोने के लिए बाहर बेसन में चली आई। मुझे उस वक्त शदीद खौफ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि खून के ये चंद कतरे मेरे हाथ पर कैसे पड़े, लेकिन उन चंद कतरों ने मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया था और अपने हाथ को रगड़ रगड़ कर धोते हुए मेरे दिल पर खौफ फैलता जा रहा था। पिछले चंद दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सारे वाक़यात एक एक करके मेरी निगाहों के सामने घूमने लगे थे और मैं नए सिरे से परेशान होकर रह गई थी। अपने सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरा नाम शहरबानो है और मैं एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं जवान और खूबसूरत लड़की हूँ। आजकल के ज़माने के मुताबिक अगर मॉडर्न कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं अभी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरा ख्वाब है कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। इसलिए मैं शुरू से ही बहुत मेहनत कर रही हूँ और अपने ख्वाब को पाने के लिए मैं मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे 2 भाई हैं, जबकि मैं उनकी सबसे छोटी और लाडली बहन हूँ। अब्बा का इंतकाल हो चुका है और अम्मा घर पर रहकर घर संभालती हैं, जबकि मेरे दोनों भाई अच्छी नौकरियां कर रही हैं। आजकल अम्मा उनकी शादियों के ख्वाब देख रही हैं और इस सिलसिले में अक्सर वो रिश्ते वाली को अपने घर बुलवा लेती हैं और किसी न किसी का रिश्ता देखने चली जाती हैं। लेकिन अभी तक किसी भी भाई की बात तय नहीं हुई थी। हमें यहाँ पर इस इलाके में आए हुए अभी तकरीबन 1 माह ही हुआ था। इससे पहले हम एक छोटे इलाके में रहते थे। वो एक छोटा सा मोहल्ला टाइप था और वहाँ पर हमारा घर काफ़ी छोटा था। अम्मा को ख्याल हुआ कि शायद उस छोटे घर की वजह से और मोहल्ले की वजह से भाइयों के रिश्ते तय नहीं हो रहे, क्योंकि आजकल लड़की वालों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं। इसी वजह से अम्मा ने घर तब्दील कर लिया। ये घर यूं तो कॉलोनी के अंदर है। हमारे इर्द गिर्द गो के कम घर बने हुए हैं। थोड़े थोड़े फासले पर रिहाइश मौजूद है, लेकिन ये इलाका शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है। यूं तो यहाँ पर पहले खाली खेत ही हुआ करते थे, लेकिन पिछले सालों में इस इलाके ने इतनी जल्दी तरक्की कर ली थी और यहाँ पर रिहायशी कॉलोनियाँ बनना शुरू हो गई थी। उन्हीं में से एक कॉलोनी में हम शिफ्ट हो गए थे। अभी तो हमने ये घर किराए पर लिया था। अपने छोटे घर को हमने अच्छे दामों फरोख्त कर दिया था। अम्मा का ख्याल था कि अगर हम यहाँ पर सेट हो गए तो कोशिश करेंगे इसी घर को या इसके इर्द गिर्द के किसी घर को खरीद लेंगे। मेरे भाई अम्मा के बहुत फर्माबरदार थे। वो अम्मा के कहने के मुताबिक ही चलते थे और मैं खुद भी अम्मा की बहुत लाडली और फर्माबरदार बच्ची थी। लेकिन मैं कभी कभार जिद कर लेती थी। यही वजह थी कि मैं शहर के जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर काफ़ी अमीर लोग आते थे और उनका पहनावा भी इसी तरह होता था। अम्मा से जिद करके मैं भी उन्हीं की तरह के कपड़े पहनकर जाती। मेरे कपड़े मॉडर्न तर्ज के होते और दुपट्टा या स्कार्फ गले में झूलता।
میں اپنی فائل کو سینے سے لگاتی اور ویگن میں بیٹھ کر کالج چلی جاتی۔ کالج میں بھی میں نے اپنا معیار اسی طرح کا رکھا ہوا تھا کہ سب کو یہی گمان تھا کہ شاید میں بہت امیر اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے کسی کو بھی اپنی اصلیت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ یوں تو ہمارا گھرانہ خوشحال تھا، لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں ہم غریب ہی تھے اور مجھے یہ بات بہت محسوس ہوتی تھی۔ ہمیں یہاں پر اس گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس گھر میں میں جس دن سے آئی تھی یہاں پر تو میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے میں کسی انجانی جگہ پر آ گئی ہوں، جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ مجھے یہ گھر اپنا نہیں لگتا تھا۔ 1 مہینہ ہونے کے باوجود مجھے یہ گھر پرائے پن کا احساس دلاتا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی میں یہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکی تھی اور اسی لیے میں شدید بیزار ہو چکی تھی۔ میرا مزاج بہت چڑچڑا ہو گیا تھا اور میں روز ہی اماں سے یہ کہتی کہ آخر یہاں پر آنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے یہ گھر بالکل اچھا نہیں لگتا، جبکہ اماں کو تو یہ گھر بہت پسند تھا۔ کھلے کھلے بڑے کمرے اور اس کے علاوہ ماڈرن طرز کا بنا ہوا یہ گھر اماں کے دل کو بھا گیا تھا، اسی لیے اماں نے اسے کرائے پر لینے پر دیر نہیں کی۔ جبکہ میں جب اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئی تھی مجھے بھی یہ گھر اچھا لگا تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد ایک دن بھی میرا یہاں پہ دل نہیں لگا۔ جس دن سے میں یہاں پر آئی تھی میرا سر درد کرتا رہتا۔ میں پڑھنے بیٹھتی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا، ایسے لگتا جیسے پڑھنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ میری پڑھائی متاثر ہونے لگی تھی اور مجھ سے زیادہ دیر بیٹھ کر پڑھا نہیں جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی مجھے نیند آنے لگتی اور میں وہی کتابوں میں سر رکھے سو جاتی، اور جب میں ہڑبڑا کر اٹھتی تو یا تو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہوتا یا ان کتابوں کو بیزاری سے دیکھ کر میں ایک طرف رکھ دیتی۔ نہ جانے میرے اوپر یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی تھی، حالانکہ وہ گھر بھی اتنا پیارا نہیں تھا جہاں پر ہم اتنا عرصہ گزار کر آئے تھے، لیکن مجھے وہاں پر اچھا تو لگتا تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کہیں اور جا کر میں اس طرح اس گھر سے اداس ہو جاؤں گی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل میں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اور پڑھائی میں اپنا دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی، چونکہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اور اگر اب میرا میرٹ نہ بنتا تو پھر مجھے دوبارہ نئے سرے سے محنت کر کے پیپرز دینے پڑتے اور میں اپنا سال ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، یہاں پر آ کر مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا اور مجھے اس بات کی جھنجھلاہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ 2 ماہ کے بعد میرے پیپر تھے اور ان پیپروں کے سر پر ہی میرا میڈیکل میں ایڈمیشن ہونا تھا، اور اب اگر میرے یہ پیپر اچھے نہ ہوتے تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اماں مجھے روز دودھ میں بادام گھوٹ کر دیتی تاکہ میرا دماغ تیز ہو۔ وہ بھی آج کل دیکھ رہی تھی کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھ سے پڑھائی نہیں کی جا رہی، اسی لیے اماں مختلف ٹوٹکے آزمانے لگی اور کبھی مجھے کہتی کہ لگتا ہے تجھے نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ پھر دوپٹہ اوڑھ کر وہ میرے اوپر نہ جانے کون کون سی آیات پڑھ کر دم کرتی، جبکہ اماں کی باتیں ہنس کر میں ٹال دیتی اور انہیں کہتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اماں، یہ نظر وزر کچھ نہیں ہوتی، بس ویسے ہی نہ جانے کیوں میرا پڑھائی سے دل اٹھ سا گیا ہے، اور جب سے اس گھر میں آئی ہوں تب سے تو بالکل ہی پڑھا نہیں جا رہا۔ میں بے بسی سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی تو اماں ایک دم ہول کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتی اور کہتی شہر بانو، میں نے تو تجھ سے بہت امیدیں لگائی ہیں، تیرے دونوں بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں اور اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، پھر اگر تو بھی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے گی تو سوچ کتنا اچھا ہوگا، تیرا رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا اور تو ڈاکٹرنی بن کر جب ہسپتال میں گھومے گی اور مریضوں کو چیک کرے گی تو کتنا اچھا لگے گا۔ اماں مجھے مستقبل کے سہانے خواب دکھا کر پڑھائی کرنے پر اکساتی، لیکن نہ جانے کیا وجہ تھی مجھ سے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا اور یہ بات میرے اندر غم اور غصہ پیدا کر رہی تھی۔ اور پھر یہاں پر آنے کے ٹھیک 25 دن کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس نے مجھے خوفزدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں معمول کے مطابق کالج جانے کے لیے اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ اماں ناشتے کے لیے آوازیں دے رہی تھیں اور میری نظریں گھڑی پر تھیں، مجھے دیر ہو رہی تھی۔ ویگن والے کے آنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے اور اس 10 منٹ کے اندر مجھے اپنے سارے کام نپٹانے تھے، لیکن میں جیسے ہی اپنے بال باندھنے کے لیے شیشے کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تو وہاں پر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی اور بے ساختہ ایک زوردار چیخ میرے منہ سے بلند ہوئی۔
उसी असना में उस आईने में मेरा जो चेहरा नजर आ रहा था, उसके एक तरफ खून बह रहा था। माथे से बहता हुआ खून गरिबान तक आ रहा था। मैंने बेसाख्ता अपने माथे पर हाथ लगाया तो मुझे वहां पर कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन शीशे के अंदर मेरा चेहरा खूनो खून हुआ था और वो खून मेरे गरिबान के अंदर जा रहा था। ये मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने बेसाख्ता एक बुलंद चीख मारी। चीख की आवाज सुनकर अम्मा भागी चली आईं और पूछने लगी, शहरबानो क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? अम्मा का हवास पाख्ता चेहरा देखकर मैंने बड़ी मुश्किलों से खुद को संभाला और अपने मुंह पर ऐसे हाथ फेरा जैसे इस खून को साफ कर देना चाहती हूँ, मिटा देना चाहती हूँ। और फिर अम्मा की तरफ देखकर ना में सर हिलाया और कहा, नहीं अम्मा कुछ नहीं, बस मुझे वो सामने छिपकली नजर आ गई थी, उसे देखकर डर गई। मैंने अजीब बौखलाए हुए अंदाज में अल्फाज तोड़ तोड़ कर अदा किए। अम्मा चंद लम्हे खड़ी मुझे देखती रही और कहने लगी, तू भी ना शहरबानो किसी दिन मेरी जान निकाल कर दम लेगी। तुझे अच्छी तरह पता है कि मेरा दिल कितना थोड़ा है, मैं फौरन घबरा जाती हूँ। और अब तेरी चीख सुनने के बाद उस वक्त से मेरे दिल की धड़कन तेज हुई पड़ी है। अम्मा का अंदाज वाकई बहुत घबराया हुआ था और मैं जानती थी अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा की हालत बहुत जल्दी ऐसी हो जाती है, वो बहुत जल्द घबराने लगती हैं और टेंशन की वजह से उनका बीपी हाई और धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन अब मेरे साथ जो कुछ हुआ था, मैं उसकी वजह से बेसाख्ता चीख उठी थी। अम्मा को हौसला और हिम्मत देती हुई वैगन के हॉर्न पर मैं फौरन बाहर लिपकी और वैगन में बैठ गई। मेरा दिल उस वक्त भी तेज तेज धड़क रहा था और सच तो ये था कि आंखों के आगे अभी भी वही खौफनाक मंजर फैला हुआ था जो उस वक्त भी मुझे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर रहा था। बार बार बेसाख्ता मैं अपने माथे को हाथ लगाती और लाशऊरी तौर पर ये महसूस करने की कोशिश करती कि कहीं मेरे मुंह के ऊपर खून तो नहीं लगा हुआ, कहीं वो खून गरिबान तक तो नहीं आ रहा। न जाने ये कैसा खौफ था, ये कैसा अमल था जो मुझे इतना खौफजदा कर रहा था। कॉलेज में भी सारा दिन मेरा बहुत बेजारी से गुजरा था। एक भी लफ्ज की मुझे समझ नहीं आई थी और ना ही मैं अपने नोट्स बना सकी थी। सारा दिन ऐसे ही खाली दिमाग लिए बैठी रही। आंखों के सामने उस मंजर का बार बार आना मुझे मजीद खौफजदा कर देता था और मैं एकदम झुरझुरी लेने पर मजबूर हो जाती। घर वापस आई तो सर दर्द से फटे जा रहा था। फौरन अपने लिए चाय बनाकर कमरे में चली आई, लेकिन कमरे में आते ही जैसे ही निगाहें आईने की तरफ उठी तो फिर से मुझे वैसा ही मंजर दोबारा दिखाई दिया। लेकिन अब की बार मैंने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंट लिया था। मालूम था कि अम्मा खुद को संभाल नहीं पाएंगी और अगर अम्मा का कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। ताहम खौफ से फैली हुई आंखें और सर्द चेहरा लिए मैं बाहर अम्मा के पास ही चली आई। अम्मा ने मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखी तो पूछने लगी, शहरबानो क्या हुआ है बेटा? मैं देख रही हूँ सुबह से तो कुछ परेशान सी है, तेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। कोई बात है तो मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी दोस्त की तरह हूँ। अगर तू मुझे नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? अम्मा ने मुझे मोहब्बत से समझाते हुए कहा तो मैं अम्मा की खातिर जबरदस्ती मुस्कुरा दी और अम्मा से कहने लगी, कुछ नहीं अम्मा, बस मुझे पढ़ाई की टेंशन है। आपको तो मालूम है कि आजकल मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। ये सर का दर्द मुस्तकिल मुझे चिमट गया है और मैं इस सर दर्द के हाथों बेबस होती जा रही हूँ। समझ नहीं आ रही कैसे अपनी पढ़ाई करूँ। इम्तिहान सर पर हैं और मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा। मैंने बेबसी से अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया तो अम्मा कहने लगी, शहरबानो फिक्र मत कर, तू पढ़ाई की ज्यादा टेंशन लेती है, इसी वजह से तुझे ये सर दर्द लग गया है। मैं ऐसा करती हूँ, तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ और तेरी नज़र चेक करवा लेती हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तेरी नज़र कम हो गई हो। पढ़ पढ़ कर वैसे ही दिमाग खुश्क हो जाता है। डॉक्टर तुझे दवा दे देगा तो फर्क पड़ जाएगा, या फिर ऐनक लगा कर पढ़ लिया कर। अम्मा ने मुझे कहा तो मैं चौंक गई। उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। ये भी हो सकता है कि नज़र की वजह से ही मुझे ये सर दर्द लगा हो। मैंने फौरन हामी भर ली और अम्मा से कहा, ठीक है अम्मा, कल ही डॉक्टर के पास चलती है और नज़र चेक करवा लेती हैं। हो सकता है तुम ठीक कह रही हो, नज़र की वजह से ही मुझे ये सर दर्द लगा हो। अम्मा की बात पर मैं मुतमईन होती हुई अपने कमरे में आ गई। पढ़ने को दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गई
और कुछ देर के बाद ही नींद की वादियों में उतर गई। अगले दिन कॉलेज से वापस आने के बाद अम्मा मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी नज़र का अच्छी तरह मुआयना किया और कहा कि नज़र तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सर दर्द है तो कुछ दिनों के लिए वक्ती तौर पर ऐनक लगा लें। ऐनक लगाकर पढ़ा करेंगी तो आंखों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी और सर दर्द भी नहीं होगा। डॉक्टर की तजवीज़ मेरे दिल को लगी और मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मेरी ऐनक भी बनवा दें, मैं आज ही ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे इम्तिहान की तैयारी करनी है और मुझसे इस तरह पढ़ा नहीं जाता। मैंने डॉक्टर से कहा तो उन्होंने सर हिला दिया और यूं मैं ऐनक बनवाकर घर ले आई। अब मैं काफ़ी मुतमईन थी और चाय का एक कप बनाकर पढ़ने के इरादे से बैठ गई। ऐनक लगाकर किताबें खोल ली, लेकिन फिर 2 सफ़े ही पढ़े थे कि सर दर्द शिद्दत से होने लगा। फिर से उस दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया और मैं इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था और आखिरकार मैंने किताबें बंद करके रखी, ऐनक उतारी और लेट गई। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्या वजह है, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों मैं पढ़ नहीं पा रही। अब पढ़ाई से मेरा दिल उचाट होता जा रहा था। मैं जो डॉक्टर बनना चाहती थी, किताबों की तरफ मुंह भी नहीं कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं पढ़ाई से ही बददिल हो चुकी हूँ। अम्मा मुझे बहुत समझाती, पढ़ने के फायदे बताती, मेरे ख्वाब मुझे याद दिलाती, लेकिन मैं खाली खाली निगाहों से उनकी तरफ देखती रह जाती। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह खुद को पढ़ाई की तरफ राग़िब करूं। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ चुका था और मैं जैसे खुद में ही सिमटती जा रही थी। मैं बिल्कुल खामोश होती जा रही थी। अम्मा हालांकि मुझे बहुत समझाती, लेकिन मेरा दिल कुछ भी करने को नहीं चाहता था। मैं अपने कमरे में महदूद होकर रह गई थी। अम्मा मुझे बहुत समझाने की कोशिश करती, मुझे कमरे से बाहर लाने की कोशिश करती, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं कमरे से बाहर निकलूं या कॉलेज जाऊं। न जाने मुझे क्या होता जा रहा था। मैं अपने कमरे तक महदूद होकर रह गई थी और ना तो मेरा किसी से बात करने को दिल करता और ना ही कुछ पढ़ने को दिल करता। उस दिन सुबह से ही मौसम बड़ा अच्छा था। आज मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर थी, इसलिए अपनी किताबों के ऊपर पड़ी हुई गर्द को झाड़कर मैं अपनी किताबें लेकर बैठ गई। मोहब्बत से उन किताबों पर अपना हाथ फेरने लगी। कभी उन किताबों से मुझे बहुत मोहब्बत थी और उन्हें पढ़कर मैं अपने मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखा करती थी, लेकिन अब जब से उन किताबों से मेरा दिल उचाट हुआ था, तब से मैं उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन आज न जाने क्या हुआ, मैं वो किताबें लेकर बैठ गई और यूं ही उनके सफ़ात उलट पुलट करने लगी कि एक सफ़े पर मेरी नज़र ठहर सी गई। उस सफ़े पर मुझे किसी मर्द का चेहरा बना हुआ नजर आया और फिर एकदम उस चेहरे पर वैसे ही खून निकलने लगा जैसे उस दिन शीशे में से मेरे चेहरे पर से निकल रहा था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किताब पर बना हुआ किसी मर्द का चेहरा और उस चेहरे से रिश्ता हुआ खून मुझे खौफजदा करने के लिए काफी था। मैंने एकदम किताब दूर फेंक दी, लेकिन दूर फेंकने के बावजूद मुझे वो मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपने आप को संभालने की कोशिश में मैं हलकान हुई जा रही थी। इतने में अम्मा अंदर भागी आई और उनके पीछे मेरा छोटा भाई भी था। उन्होंने यूं मुझे चिल्लाते हुए देखा तो पूछने लगे, शहरबानो बेटा क्या हुआ है, तू क्यों इतना चिल्ला रही है, क्या बात है। अम्मा की घबराहट को मैंने महसूस किया और अम्मा के साथ लग गई। अम्मा वो देखो वहाँ पर उस किताब में। मैंने खौफजदा अंदाज में उस किताब की तरफ इशारा किया तो अम्मा कहने लगी, क्या है वहाँ पर। मैंने बदस्तूर उसी की तरफ इशारा किया और कहा, वहाँ पर खून है। मेरी बात पर मेरा भाई नासमझी से उस किताब को उठाने लगा और उसने सारी किताब को उलट पुलट कर देखा और कहने लगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। छोटी, तुम क्यों परेशान हो रही हो, यकीनन तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। भाई की बात सुनकर मैं हैरत में घिर गई और आगे बढ़कर खौफजदा अंदाज में उस किताब की तरफ देखने लगी। उस किताब पर वाकई उस वक्त कुछ भी नहीं था, जबकि मुझे कुछ देर पहले का वो मंजर साफ याद था और ऐसे लग रहा था जैसे अभी भी मेरी निगाहों के सामने हो। लेकिन भाई के कहने के मुताबिक उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं था। अम्मा मुझे कितनी देर अपने सीने से लगाए बैठी रही और मेरे ऊपर मुख्तलिफ आयात पढ़कर दम करती रही। न जाने मुझे क्या होता जा रहा था।
आंखों से आंसू बहते रहे और मैं परेशान होती रही। समझ नहीं आ रही थी कि मेरी जिंदगी में ये किस तरह के मसाइल ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। इस वाक़े के बाद मैं कितने दिन खौफज़दा रही थी। मैंने अपने कमरे से शीशे को भी निकलवा दिया और उन किताबों को भी निकलवा दिया था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर से खौफ कम नहीं हुआ था और फिर मैं सारी सारी रात जाकर गुजार देती थी। एक रात इसी तरह मैं जाग रही थी जब फजर के वक्त अजान की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस हुआ और फिर न जाने मैं किस कैफियत में उठी और वज़ू करके नमाज अदा करने लगी। मैंने आज से पहले कभी इतने सुकून और इत्मीनान से नमाज अदा नहीं की थी। कभी आज से पहले मैंने इतनी मोहब्बत से सजदा नहीं किया था। उस वक्त मेरे दिल की कैफियत ही अजीब थी। नमाज अदा करने के बाद मुझे इतना सुकून नसीब हुआ कि मैं हैरान रह गई और मैं कुरान पाक खोल कर बैठ गई। जैसे जैसे मैं कुरान पाक पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की कैफियत बदलती जा रही थी और मुझे काफ़ी सुकून नसीब होने लगा था। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं सुकून से लेट गई और फिर न जाने नींद कब मुझ पर मेहरबान हुई, मुझे इसकी खबर ही नहीं हुई। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बड़े सुकून से सोई थी, इसलिए काफ़ी देर तक सोई रही। अम्मा ने भी मुझे जगाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उनके ख्याल में न जाने मैं कब सोई हूँ और कितने दिनों के बाद इस तरह सोई हूँ, इसलिए उन्होंने भी मुझे नहीं जगाया। और जब मैं अपनी नींद पूरी करके उठी तो आज मैं बहुत फ्रेश और ताज़ा थी। अम्मा के साथ इधर उधर की बातें भी की और डट कर नाश्ता भी किया। न जाने आज मेरा दिल इतना मुतमईन क्यों था। इसी असना में ज़ोहर की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन उठ खड़ी हुई और नमाज अदा करने के लिए वज़ू करने लगी। तो अम्मा हैरत से पूछने लगी, शहरबानो बेटा, तू नमाज पढ़ने जा रही है? अम्मा की हैरानी पर मुझे एकदम शर्मिंदगी ने घेर लिया। जब मैं बिल्कुल सेहतमंद थी तब तो मुझे कभी नमाज का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अब आजकल मैं नमाज अदा कर रही थी। मैंने शर्मिंदगी से अम्मा से कहा, हाँ अम्मा, नमाज अदा करने जा रही हूँ। सुबह भी नमाज पढ़ी थी तो बहुत सुकून भरी नींद आई थी। मैं ये कहते हुए अपने कमरे में आ गई और नमाज अदा करने लगी। अब मेरी कोशिश होती कि जैसे ही अजान की आवाज़ सुनूं तो नमाज अदा करने लगूं। इससे मुझे काफ़ी सुकून मिलता था। रात के वक्त मैं कुरान पाक की तिलावत करके सोने लगी थी। इस तिलावत की वजह से मुझे बड़ी सुकून भरी नींद आती थी। आज भी मैं मामूल के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि अचानक मेरे हाथ की पुश्त पर कुछ गिरा और जब मैंने चौंक कर देखा तो वो लाल रंग के खून के कतरे थे। उन्हें देखकर मैं घबरा गई। एकदम अपने माथे पर हाथ किया तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, जबकि छत से भी ऐसा कुछ नहीं टिपक रहा था, लेकिन उस खून के कतरों ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया था और मेरे रोंगटे खड़े होकर रह गए। मैं इंतहाई खौफज़दा होकर रह गई थी और इस खौफ के आलम में मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं चिल्लाते चिल्लाते बेहोश होकर गिर गई और फिर न जाने मुझे कब होश आया। लेकिन जब होश आया तो अम्मा और मेरे दोनों भाई मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर शदीद परेशानी थी। मैं उस वक्त अपने बिस्तर पर मौजूद थी। उठने की कोशिश करने लगी तो अम्मा ने बेसाख्ता लेटने का कह दिया, लेकिन उस वक्त मेरा सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था और मुझसे उठा भी नहीं गया। मैंने एकदम अपने सर को तकिए पर पटका और अम्मा से कहा, अम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, न जाने मुझे क्या हो गया है। मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे पसीना आए जा रहा है। अम्मा भी घबरा कर रोने लगी, जबकि भाई मुझे कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, तुम कुछ देर में ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो, शायद परेशानी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। भाई की बात सुनकर मैंने चौंक कर उसे देखा और फिर मुझे याद आ गया कि मैं क्यों बेहोश हुई थी। मैंने एकदम अपने हाथ की पुष्ट पर देखा, वहाँ पर अब कोई कतरे नहीं थे। अम्मा से मैंने पूछा, अम्मा, मेरे हाथ पर खून था, आपने धो दिया? तो अम्मा हैरत के मारे मेरी तरफ देखने लगी और फिर कहने लगी, नहीं शहरबानो, कोई खून तो नहीं था, तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल साफ था। अम्मा की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे अच्छी तरह से याद था, बेहोश होने से पहले मेरे हाथ पर खून लगा हुआ था। तो फिर अम्मा ऐसा क्यों कह रही थी? क्या वो मुझे मज़ीद खौफज़दा नहीं करना चाहती थी, या फिर वो ये नहीं चाहती थी कि मैं अब और इस बात की टेंशन लेकर अपनी तबीयत ना ख़राब कर लूँ? ताहम जो कुछ भी था, मैं उस वक्त शदीद परेशान थी और इसी परेशानी की वजह से मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उस वाक़े के अगले दिन जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी तो अम्मा चली आईं और उनके हाथ में कुछ पत्ते पकड़े हुए थे। मैंने हैरानी से अम्मा को देखा और कहा,
ये क्या है? तो अम्मा कहने लगी, ये बेरी के पत्ते हैं, दम किए हुए हैं, मैं आमिल बाबा से लेकर आई हूँ। इन्हें तुम्हारी हालत के बारे में बताया है तो वो कहने लगे कि ये पत्ते बच्ची के बिस्तर के नीचे रख दो, इसे नजर लगी हुई है और वो शदीद किस्म की नजर के हिसार में है, इसलिए मैं ये पत्ते लेकर आई हूँ और अब तुम इन्हें अपने बिस्तर के नीचे रख लो। चंद दिनों में ही तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी। अम्मा ने बड़ी उम्मीद भरे अंदाज में मुझे कहा तो मैं उन्हें देखती रह गई। सच बात तो ये थी कि मुझे अम्मा की इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मुझे तो आजकल के आमिल बाबा पे ही भरोसा नहीं था, लेकिन मैं ये कहकर अम्मा का यकीन खराब नहीं करना चाहती थी और ना ही उनका दिल तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने खामोशी से बेरी के पत्ते अपने बिस्तर के नीचे रख लिए। रात हुई तो मैं इशा की नमाज अदा करके कुरान पाक खोलकर बैठ गई और फिर सूरज जिन की तिलावत करने लगी। लेकिन अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एकदम मुझे ऐसे महसूस हुआ बिस्तर पर कोई और भी बैठा है। अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझसे अब कुरान पाक पढ़ा नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो ये देखकर मेरा दिल दहल कर रह गया कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि वही शख्स बैठा हुआ था जिसका चेहरा मैंने किताब में देखा था। उसके माथे से इसी तरह खून रिस रहा था और वो सारे चेहरे से होता हुआ उसके गिरिबान के अंदर जा रहा था। ये मंजर इतना हौलनाक था कि मैं उसकी हौलनाकी की ताब ना लाते हुए फौरन बेहोश हो गई। न जाने कितनी देर के बाद मुझे होश आया तो देखा अम्मा मेरे करीब ही मौजूद थी और उनके चेहरे पर शदीद परेशानी और फिक्रमंदी थी। मुझे होश में आता देखकर वो एकदम मेरी तरफ बढ़ी और कहने लगी, शहरबानो मेरी बच्ची, तुझे क्या हो गया है? तू दिन ब दिन कितनी कमजोर और निढाल होने लग गई है। अपना हाल देख क्या होता जा रहा है, और फिर ये बार बार तो किस बात की वजह से बेहोश हो जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा ने रोते हुए मुझे कहा तो मैंने एक सर्द सी आह भरी। अब वक्त आ गया था कि अम्मा को इस सब के बारे में बता दिया जाए और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने अम्मा को अपने साथ गुजरने वाले सारे वाकयात के बारे में बता दिया। अम्मा बहुत हैरानी और खौफ से मेरी बातें सुन रही थी और फिर कहने लगी, शहरबानो तेरे साथ इतना कुछ होता रहा और तुमने मुझे बताया भी नहीं, आखिर क्यों तुमने ऐसा किया? मुझे बताती तो सही, मैं तेरी माँ थी, तेरे लिए कुछ न कुछ करती। तुझे इस हालत में देखकर मेरा कलेजा मुंह को आने लग गया है। अम्मा ने रोते हुए मुझे कहा तो मैं निढाल से अंदाज में अम्मा से कहने लगी, अम्मा मैं आपको क्या बताती, मैं खुद कितनी परेशान थी और ये जो सब कुछ हो रहा था इसकी वजह से मेरी पढ़ाई कितनी मुतासिर हुई है कि मेरा किताबें देखने को भी दिल नहीं कर रहा। मैंने आजुर्दगी से अम्मा को देखते हुए कहा और मुंह दूसरी तरफ करके आंख से बहते हुए आंसू अम्मा से छुपा लिए। उसी शाम की बात है जब अम्मा ने किसी आमिल बाबा का पता करवाया और फिर उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया और आमिल बाबा ने कहा कि मैं घर पर आकर बच्ची के ऊपर अमल करके फिर ही कुछ बताऊंगा, आखिर ये क्या मामला है। अम्मा को उम्मीद हो चली थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, जबकि मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी जो हालत चल रही थी वो मैं किसी को बयान नहीं कर सकती थी। उस वक्त मेरे सहन और दिल में शदीद कश्मकश थी, शदीद परेशानी थी जिसने मुझे पागल कर रखा था और सर का दर्द इतना तेज था कि बाज़ औकात जानलेवा महसूस होता। और फिर अगले दिन वो आमिल बाबा चले आए। आमिल बाबा के घर में दाखिल होते ही एकदम मेरी तबीयत खराब होने लग गई। मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे मैं मछली की तरह तड़प रही हूँ। मेरे सर में शदीद दर्द होने लग गया और सांस घुटने लगा। मेरी ये हालत देखकर अम्मा के हाथ पैर फूल गए और वो रोने लग गई, जबकि आमिल बाबा ने मुसलसल पढ़ाई शुरू कर दी थी और वो पढ़ते जा रहे थे और इधर उधर नजर घुमाकर देखते जा रहे थे। लेकिन मेरी हालत ही कुछ ऐसी थी, मेरे हाथ पैर मुड़ चुके थे और मुंह से झाग निकलने लग गई थी। मेरी ये हालत देखकर अम्मा तो अपना दिल छोड़ बैठी थी, जबकि आमिल बाबा मुसलसल पढ़ाई करने में मसरूफ थे। और फिर न जाने आमिल बाबा ने क्या पढ़ा कि एकदम मेरे अंदर से एक भारी सी आवाज आई और जैसे मुझ पर किसी की हाजिरी हो गई है। आमिल बाबा ने मुझसे पूछा था कि बता कौन है तू, कहाँ से आया है। आमिल बाबा के ये पूछने की देर थी कि मेरा चेहरा एकदम उस आदमी के जैसा हो गया जो उस दिन मैंने आईने में देखा था और जिसके चेहरे से एक तरफ से खून रिस रहा था। मैं भारी आवाज में बोली, मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं कहीं से नहीं आया, ये लोग आए हैं, इन्होंने मुझे तंग किया है, ये मेरा घर है
और मैं कितने अरसे से यहीं पर रहता हूँ। ये भारी आवाज सुनकर अम्मा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए, अपनी चीखों का गला घोटा, जबकि आमिल बाबा कहने लगे, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्यों इस बच्ची को तंग कर रहा है? तो वो शख्स कहने लगा, मैं इसे तंग नहीं कर रहा, मैं तो अपने घर में हूँ, ये मेरे कमरे में रहती है, ये मुझे तंग करती है, जबकि मैंने तो आराम करना होता है। मेरे बिस्तर पर सोती है, मेरी जगह पर फिरती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे कहो यहाँ से चली जाए। उस शख्स ने बेजारी से जवाब दिया, जबकि आमिल बाबा मुसलसल पढ़ाई कर रहे थे। और फिर उससे पहले कि आमिल बाबा कुछ और पूछते, एकदम मेरे जिस्म को 2-3 झटके लगे और मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो अम्मा मेरे सिरहाने बैठी थी, जबकि आमिल बाबा कहीं पर नहीं थे। मेरे दोनों भाई भी एक तरफ खामोशी से बैठे थे, उनके चेहरों पर भी फिक्रमंदी और परेशानी थी, जबकि अम्मा की आंखें रो रो कर सूख चुकी थी और परेशानी उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी। मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा वो आमिल बाबा कहाँ गया है? क्या उस दिन रात से हमारी जान छूट गई है? अम्मा ये कहकर रोने लगी कि नहीं, कहाँ जान छूटी है, न जाने वो कौन है। हमें पता चला है कि यहाँ पर इस घर में एक कत्ल हुआ था, किसी ने अपने बड़े भाई को जायदाद के तनाज़े पर कत्ल कर दिया था। उस दिन के बाद से इस घर में कुछ इस तरह के वाक़यात हुए कि वो छोटा भाई भी ये जगह छोड़कर कहीं और चला गया। उसने इस मकान को औने पौनों बेच दिया था। अब जिसने ये मकान खरीदा था वो इसे किराए पर दे देता, लेकिन किराएदार यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं ठहरते, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अजीबोगरीब हरकत दिखाई देती। कभी उन्हें चीखों की आवाज़ सुनाई देती और कभी इसी तरह खून के छींटे पड़ते, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं ठहरते थे। हम जब यहाँ पर आए तो हमें भी किराया कम ही बताया गया। हम लोगों ने भी इसे लालच की वजह से किराए पर ले लिया, लेकिन घर और इर्द गिर्द के इलाके पर हमने गौर ही नहीं किया। और फिर जब तुम्हारे साथ ये वाक़यात होने लगे तो हमारा तो ध्यान ही नहीं गया कि ये घर आसेब ज़दा भी हो सकता है और यहाँ पर किसी का साया भी हो सकता है। लेकिन अगर आमिल बाबा हमें ना बताते तो शायद हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। अम्मा ने मुझे तफसील से बताया तो मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जगह आसेब ज़दा हो सकती है और यहाँ पर किसी का साया हो सकता है। मेरी आंखों के सामने एकदम उस शख्स का चेहरा आ गया तो मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा उस शख्स के बारे में पता चला, वो कौन है? उसके भाई के बारे में कुछ मालूम हुआ? तो अम्मा कहने लगी, नहीं अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन अब जो इस घर का मालिक मकान है हमने उससे कहा है कि इसके बारे में मालूम करके बताए, ताकि उसके भाई से बात करके इस जगह को पाक साफ किया जाए, वरना यहाँ पर कभी कोई आबाद नहीं हो सकेगा और इसी तरह लोगों के लिए भी परेशानी बनी रहेगी। अम्मा ने कहा तो मैं खामोश सी हो गई। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है। ठीक है, हमने घर कम किराए पर लिया था, इर्द गिर्द का इलाका भी इतना आबाद नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस तरह का आसेब होना हकीकत और गुमान से परे की बात थी। और फिर उस आसेब का इस तरह मेरे ऊपर आशिक हो जाना और मुझे यूं तंग करना मेरी सारी जिंदगी को मुतासिर कर गया था। मैं जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देख रही थी, मेरी पढ़ाई इतनी मुतासिर हुई कि मैं अपने इम्तिहान ही नहीं दे सकी और खुद अपने हाथों से किताबें उठाकर दूर फेंक दी। मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता था और अब न जाने कब तक ये मसला हल होता और कब मैं इस मुश्किल से बाहर निकलती। उस आसेब की वजह से मेरी सेहत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं जितनी खूबसूरत और मॉडर्न हुआ करती थी, अब मुझे कई दिन हो जाते मैं मुंह भी नहीं धोती थी और कपड़े तब्दील नहीं करती थी, बाल यूं ही बांध लेती थी। अम्मा मुझे कई बार टोक चुकी थी और समझा चुकी थी, लेकिन न जाने मेरे दिल को ऐसा क्या हो गया था कि मेरा ना कपड़े बदलने को दिल करता और ना ही बाल कंघी करने को। मैं इसी हाल में फिरती रहती और जब मैं इस तरह फिरती तो अम्मा को हौल पड़ते और फिर कुछ दिनों के बाद ही उस आसेब के भाई के बारे में मालूम हो चुका था। उसके साथ जब बात की गई तो उसने अपने जुर्म को कबूल नहीं किया। उसका यही कहना था कि उसने अपने भाई को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसके भाई ने तो खुदकुशी की थी। ये बात हमें हजम नहीं हुई, लेकिन जब आमिल बाबा ने उस आदमी को भी घर बुलवा लिया और कहा कि आज हम बच्ची पर आखिरी बार हाजिरी करवाएंगे, अगर तो वो इसे छोड़कर चला गया तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें इससे माफ़ी मांगना होगी और अपने जुर्म को कबूल करना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो यहाँ से जा नहीं रहा और अब अगर तुम अपने जुर्म को कबूल कर लोगे तो वो यहाँ से चला जाएगा और ये घर पाक हो जाएगा। आमिल बाबा के समझाने का असर था या शायद उसके अंदर का एहसास जुर्म
कि वो इस बात के लिए रजामंद हो गया और फिर आमिल बाबा ने असर के बाद अमल करना शुरू किया। आमिल बाबा ने अमल शुरू कर दिया था और सब अपनी जगह पर बैठे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि न जाने अब आगे क्या होता है। उस आसेब का भाई भी वहाँ पर मौजूद था। उसके चेहरे पर बेचैनी और इज़्तिराब साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और फिर कुछ देर के बाद ही मेरे जिस्म पर 2-3 झटके लगे और हाथ पैर मुड़ गए और फिर एकदम मैंने अपनी चढ़ी हुई आंखें ऊपर उठाकर देखा और कहा, क्यों बुलाया है मुझे? एक लम्हे के लिए सब अपनी जगह पर काम कर रह गए, जबकि आमिल बाबा उससे कहने लगे कि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है, अब तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए और वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। आमिल बाबा के कहने पर उस आसेब ने एक जोरदार कहकहा लगाया। उसके कहकहे की आवाज सारे घर में गूंजने लगी और फिर वो आसेब कहने लगा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, कम से कम तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इस लड़की की जान नहीं ले लेता। उसने सर्द अंदाज में कहा, जबकि आमिल बाबा कहने लगा कि तुम तो पहले ही इसे मार चुके हो। वो जो खुशियों से भरपूर एक जवान लड़की होती थी, अब हड्डियों का ढांचा बनती जा रही है। लिहाजा मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम इस घर को छोड़ दो। अब तुम्हारा भाई भी यहाँ पर मौजूद है, अगर तुम्हें इससे कोई गिला शिकवा है तो आज ही खत्म कर लो। आमिल ने उसके भाई की तरफ इशारा किया तो कुछ देर की खामोशी छा गई, जबकि उसका भाई भी अपनी जगह पर खामोश बैठा था। वो किसी सोच में मगन था, लेकिन हर कोई आने वाले वक्त का इंतजार कर रहा था। कुछ देर के इंतजार के साथ उस आसेब का भाई अपनी जगह से उठा और रोते हुए गिड़गिड़ाकर अपने भाई से माफी मांगने लगा। उसका कहना था कि मैं बहक गया था, किसी की बातों में आ गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं नहीं जानता कि मैंने कैसे इतना बड़ा गुनाह कर दिया। मैं तो आपसे बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन जिस दिन से मैंने ये किया है उस दिन से चैन मुझे भी नहीं है। मैं एक लम्हे भी सुकून से नहीं रहा। उस दिन से मैं भी भटकता फिर रहा हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया है। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह हो जाएगा, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। उस आसेब के भाई ने रोते हुए उससे माफी मांगी तो कुछ देर बाद वो आसेब कहने लगा, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, मुझे आज तक इस पर यकीन नहीं आ सका था, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे यकीन आ गया और अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब तुम इसी तरह रहोगे और पछताते रहोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसका कहना था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। उससे बस अपने भाई की माफ़ी चाहिए थी और आज वो मिल गई। अपने भाई की माफ़ी मिलने के बाद वो इतनी अचानक और जल्दी से चला जाएगा, किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसके जाने पर सबसे ज़्यादा शुक्र का इजहार मैंने ही किया था। अब उस आसेब के चुंगल से मैं आज़ाद हो चुकी थी और अब पहले से बहुत बेहतर थी। यहाँ से जाने के बाद मैंने दोबारा कभी यहाँ की पलट कर खबर नहीं ली थी। उस आसेब के जाने के कुछ अरसे के बाद हमने वो घर छोड़ दिया था। अम्मा का अब दिल बहुत परेशान रहता, इसीलिए उनका यही कहना था कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों ने भी अम्मा के फैसले की तायद की और वहीं पर करीबी कॉलोनी में एक साफ सुथरा बना हुआ नया घर खरीद लिया और हम जल्द ही वहाँ पर शिफ्ट हो गई। यहाँ पर आकर मैं पहले से ज्यादा पुरसकून थी। ऐसे लगता जैसे बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई हूँ। अब मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी थी और दोबारा से आंखों में वही ख्वाब देखना शुरू कर दिया और अब की बार मुझे पक्की उम्मीद थी कि मैं अपने इस ख्वाब को पूरा जरूर करूंगी। और फिर मेरी दिन रात की मेहनत रंग ले आई और आज 5 सालों के बाद मैं डॉक्टर बनकर खड़ी थी। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। सबसे ज्यादा मेरे ऊपर वो वक्त कठिन गुजरा था जब मैं उस आसेब की वजह से बिल्कुल अपने कमरे में महदूद होकर रह गई थी। उस वक्त को मैं याद करती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मुझे यकीन नहीं आता कि माजी में मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो चुका है जिसे याद करने से मैं खौफजदा हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ। अम्मा ने मेरे दोनों भाइयों की शादी कर दी थी और वो दोनों भी अपनी बीवियों के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। अब इसके बाद से हमारी जिंदगी में काफी हद तक सुकून आ गया था। अब डॉक्टर बनने के बाद मैं बेहद मसरूफ हो गई थी, लेकिन फिर भी इस बेहद मसरूफियत के दौरान मुझे जब कभी भी वो चेहरा याद आ जाता या फिर बीते हुए लम्हे याद आते तो मैं सर से लेकर पांव तक काम कर रह जाती। वो वक्त बहुत जालिम था और उसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन शुक्र है कि अभी वक्त मेरे हाथ में था
اور میں خود کو قابو پا کر نئے سرے سے ایک ہمت کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ایک کامیاب ڈاکٹر کے طور پر سامنے آئی۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ میں اپنے ماضی کی مشکلات کو بھلا کر ایک اچھی ڈاکٹر بن سکوں گی، لیکن آج کل شہر کے بہترین ڈاکٹرز کے درمیان میرا نام پکارا جاتا ہے تو میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔